पीरियोडिक फंक्शन में अब एक और नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं जहां पर हम बात करेंगे कि कंपोजिट फंक्शंस के पीरियड्स कैसे निकाले जाते हैं। एक अच्छा कंसेप्ट है, काफ़ी नई सारी चीज़ें आप सीखेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सारी आपकी तैयारी करवा रहे हैं। आई होप आप जानते हैं हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इवन आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ इन लेक्चर्स में स्पेसिफिकली आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम तैयारी आपको करवाते हैं और यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस कर रहे हैं जहाँ पर हम पीरियोडिक फंक्शंस का एक अच्छा डिस्कशन कंटिन्यू किए हुए हैं। आई होप ये बात आपको पता है कि ये बहुत एक्सटेंसिवली आपकी तैयारी करवाई जा रही है क्योंकि हम हर एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट कर रहे हैं, उन्हें हम कंसेप्ट्स को समझ लेने के बाद एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं। आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आते हैं जहां पर आपको हर कैटेगरी, हर वैरायटी के क्वेश्चंस का एक्सपोजर दिया जाता है और फाइनली हर एक चैप्टर को हम कल्मिनेट करते हैं उस चैप्टर से पूछे गए जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। पीरियोडिक फंक्शंस में अगर फंक्शंस कंपोजिट हो जाए तो सबसे पहले तो कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं सर ये बताओ। मेरा कहना है थोड़ा सा ये टॉपिक शफल करके हम पढ़ रहे हैं, मतलब हम चूंकि पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ ले रहे हैं और अभी हमने कंपोजिट फंक्शंस नहीं पढ़ा है, पर फिर भी एक बेसिक क्लैरिटी में देने की कोशिश करूँ तो आपने अभी तक कंपोजिट फंक्शंस को इनडायरेक्टली या सटली देख लिया है। जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अगर आप इसे गौर से देखें ना तो ये फंक्शन दो फंक्शंस का एक कंपोजिशन है। कैसे? अगर एक फंक्शन होता मान लो मेरे पास क्या cos x, गौर से सुनिएगा, और एक फंक्शन होता मान लो हमारे पास gx, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि अगर मैं दो चीज़ें निकालूं, अब दो चीज़ें क्या निकालने जा रहा हूं, मैं दोनों चीज़ें आपको बताता हूं। जैसे कि हम अगर निकालते हैं f ऑफ g ऑफ x, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सर जब आप f ऑफ x में, मतलब f फंक्शन में x पास करते हो तो cos x आता है। अब f में आप x नहीं पास कर रहे हो, अब gx पास कर रहे हो। f के अंदर जो इनपुट आप दे रहे हो वो g ऑफ x है और g ऑफ x क्या है? x स्क्वायर। आई होप आप सुन रहे हो। तो अगर x पास करते थे तो cos x आता था, अगर gx पास करेंगे तो cos ऑफ gx आएगा और gx मतलब क्या? x स्क्वायर। तो f ऑफ g ऑफ x क्या होगा? cos ऑफ x square. That's why I have been trying to say this कि cos x square is nothing but a composite function of cos x and x square. Did you all get that? Similarly अगर आप चाहें तो g of f of x भी बना सकते हैं। कैसे? गौर से सुनिएगा। सेम स्टेटमेंट अराइजेज हियर अगेन। g of f of x क्या होगा सर? आप गौर से सुनिएगा। अगर हमारे पास g of x है x स्क्वायर के तौर पर, मतलब g के अंदर आप जो भी इनपुट लेते हैं आप उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो टेक्निकली अगर g के अंदर मैं इनपुट ले रहा हूं f of x, तो f of x का भी क्या कर लेना है? स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन चुका होगा cos x का स्क्वायर, जिसे आप लिखते हैं cos स्क्वायर x। आई होप यू ऑल नो बाय बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नो कि ये दोनों आर टू डिफरेंट थिंग्स है ना, दे आर नॉट सेम। खैर ये सारी बातें छोड़कर मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कंपोजिट फंक्शंस, यानी अगर मुझे इस तरीके से चीज़ें दी जाएं तो यहाँ पर भी पीरियड निकाला जा सकते हैं और यहाँ भी पीरियोडिक फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें कैसे सोचा और समझा जाता है हम उनका डिस्कशन करेंगे। खैर ये टॉपिक अभी हमारा ड्यू है। कंपोजिट फंक्शंस एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे जहां हम कंपोजिट फंक्शंस कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वहां पर डोमेन और रेंज कैसे फ्लक्चुएट होती है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट किया जाता है। ये पूरा डिस्कशन आने वाले लेक्चर्स में, कुछ ही लेक्चर्स के बाद ऑफ कोर्स हम एक अच्छा डिस्कशन करेंगे कंपोजिट फंक्शंस का। आप यकीन रखिए बहुत अच्छे से हम उसे कवर करेंगे। बट चूंकि अभी हम पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कंपोजिट फंक्शंस की एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अगर कंपोजिट फंक्शंस मुझे दे दिए जाएं तो क्या वो भी पीरियोडिक हो सकते हैं और उनका पीरियड कैसे निकाला जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। इस बात को लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो ध्यान से सुनिएगा। अगर f ऑफ x एक फंक्शन है जो कि पीरियोडिक है क्योंकि उसका पीरियड अगर t है, तो अगर मैं एक कंपोजिट फंक्शन बनाऊं g ऑफ f ऑफ x, अगर मैं कंपोजिट फंक्शन बनाऊं g ऑफ f ऑफ x, तो उसका भी पीरियड t होगा, उसका भी पीरियड t होगा, बशर्ते एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन यहाँ आती है। पर अगर मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि मान लो f ऑफ x एक फंक्शन है और f ऑफ x जो फंक्शन है, इससे मैंने ले लिया वापस क्या, cos x ही हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, है ना, और g ऑफ x भी एक फंक्शन है। अब g ऑफ x कोई सा भी एक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि वही बात वापस हम x स्क्वायर ही ले लेते हैं। आप सुन रहे हैं क्या?
अब गौर से सुनिएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि g ऑफ f ऑफ x को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, मैं कहूँगा साहब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपका f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन था, जो कि है, हम जानते हैं f ऑफ x का पीरियड कितना है भाई, f ऑफ x का पीरियड तो होगा भाई कितना 2 पाई, आई होप आप जानते हो, cos x का ग्राफ आप सभी ने नोटिस किया, तो मैं कहूँगा g ऑफ f ऑफ x, जो कि टेक्निकली क्या होगा देखो जरा, g ऑफ f ऑफ x मतलब g के अंदर x था तो x स्क्वायर, f ऑफ x पास किया तो cos स्क्वायर x, तो g ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, ये होगा आपका cos स्क्वायर x। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड t, विद अ कंडीशन ऑफ कोर्स, इसका पीरियड 2 पाई होगा, पहली बात तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, पर हो सकता है इसका पीरियड 2 पाई से भी कम हो, नाउ दैट डिपेंड्स। पहली बात तो, दो बातें प्लीज गौर से सुनिए, अगर f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन दिए जा रहे हैं, मुझे gx की जानकारी नहीं है कि वो पीरियोडिक है या नहीं, और इससे हमें फर्क भी नहीं पड़ता है, पर अगर कोई कहता है कि आप मुझे g ऑफ f ऑफ x के बारे में कोई अपना ओपिनियन दीजिए, मैं कहूँगा बहुत आसान सी बात है, g ऑफ f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद द सेम पीरियड t। अगर ऐसा है तो कैसा, अब उस कंडीशन पर हम बात करते हैं, गौर से सुनिएगा, अगर कोई k एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या लिया, एक पॉजिटिव नंबर k एग्जिस्ट करने को लिया है, जिसके लिए मतलब ऑफ कोर्स वो t से छोटा है, मतलब t से भी कोई छोटा नंबर k एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए वापस ये फंक्शन आपका पीरियोडिक बन जा रहा है, तो उस केस में या तो फिर आपका पीरियड 2 पाई ही था जैसा t था, वरना फिर आपका पीरियड क्या बन जाएगा k। फॉर एग्जाम्पल, आई होप यू ऑल मस्ट हैव रिमेंबर्ड कि सर देखो, आप भूल जाओ ये g ऑफ f ऑफ x है, आप याद करो cos स्क्वायर x को लेकर हमने अपना एक ओपिनियन बनाया था कि साइन कॉस सेक और कॉसिक, अगर इन फंक्शंस की पावर n है, अब ये n इवन हो या ऑड ये डिसाइड करवाता है कि इन फंक्शंस का पीरियड क्या होगा, जैसे कि अगर वो n जो पावर है वो अगर इवन है तो इन फंक्शंस का पीरियड हो जाया करता था पाई, और अगर इस n की वैल्यू ऑड है तो इन फंक्शंस का पीरियड 2 पाई ही रहा करता था, और अगर मैं यहाँ पर cos x की पावर देख रहा हूं तो वो है पावर 2, यानी एक इवन पावर, यानी इस फंक्शन का पीरियड, टू बी मोर स्पेसिफिक, 2 पाई के बजाय मैं क्या लेना प्रेफर करूंगा, पाई। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, पर मैं कहना चाह रहा हूं 2 पाई हो सकता था, पर 2 पाई से भी और ज्यादा रिफाइंड, और ज्यादा बेहतर और अच्छा मुझे किसका पीरियड मिल रहा है, क्या, पाई। तो cos स्क्वायर x का आप जब ग्राफ देखेंगे तो पाई इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है, यानी पाई उसका क्या होगा, पीरियड। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तीन बातें, पहली बात, अगर f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शंस हैं तो g ऑफ f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, बशर्ते f ऑफ x भी क्या हो, एक पीरियोडिक फंक्शन। दूसरी बात, g ऑफ f ऑफ x का भी पीरियड वही t रहेगा, अनलेस वहां पर कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है 2 पाई से छोटा, मतलब इसके f ऑफ x के पीरियड से छोटा, जिस पर भी ये g ऑफ f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा हो। अगर ऐसा होता है तो मैं फिर उस वैल्यू को इस g ऑफ f ऑफ x का पीरियड लूंगा, वरना जो f ऑफ x का पीरियड था वही हमारे g ऑफ f ऑफ x का भी पीरियड होगा। क्या ये पूरा स्टेटमेंट क्लियर है? यही बात आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। देखो भाई, जैसे कि उसने माना कि आपके पास एक फंक्शन है साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अब देखो सर, ये दो फंक्शन से मिलकर बनाए, जैसे कि अगर एक फंक्शन होता कौन सा है ना, अब उसने एफ ऑफ एक्स को ही साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स ले लिया, जैसे कि मैं ले लेता हूँ जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। गौर से सुनिएगा, जी ऑफ एक्स हम मान लेते हैं साइन एक्स है ना, और एच ऑफ एक्स हम मान लेते हैं कॉस एक्स। तो आप मुझे बताएं जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या होगा? आई होप आपको दिख रहा है। सर जी ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या होगा? साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स। आप सुन रहे हो क्या? अब आपका ओपिनियन क्या कहेगा? सर हमारा ओपिनियन बड़ा सुलझा हुआ सा है, थोड़ा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ट्राई करना होगा है ना, थोड़ा हिट एंड ट्रायल पर बात होगी। सर देखो, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, तो ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स है। क्या एच ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है? हाँ सर है। उसका पीरियड कितना है सर? उसका पीरियड है 2 पाई। तो निश्चिंत आप रहिए, जी ऑफ एच ऑफ एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड 2 पाई तो एटलीस्ट होगा ही होगा, इससे भी कम हो सकता है। वेल दैट डिपेंड्स। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं चीज़ें थोड़ी सी फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा कि मैं देखूंगा सर कि साइन ऑफ कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई है कि अगर मैं x प्लस 2 पाई करूं, मतलब यहाँ पे x प्लस 2 पाई करूं तो उस केस में भी यही बना रहता है। लेकिन अगर मैं उल्टा करता, मैं अगर g ऑफ h ऑफ x के बजाय मैं अगर निकालता h ऑफ g ऑफ x, गौर से सुनिएगा ये थोड़ा क्रूशियल पार्ट है, अगर हमने निकाला होता g ऑफ h ऑफ x, अगेन आप मुझे बताएं, सॉरी अब मैं क्या निकाल रहा हूं, h ऑफ g ऑफ x। अब बताएं h ऑफ x का मुझे नहीं पता, पर अभी फिलहाल मैं इतना जरूर जानता हूं कि g ऑफ x साइन x एक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2 पाई। तो h ऑफ g ऑफ x जो बनेगा आपका, वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका cos ऑफ साइन x। तो क्या ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा? आई वुड से यस, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड मैं कुछ ना समझूं तो कम से कम 2 पाई तो कह ही सकता हूं, बशर्ते मैं कोई और ऐसी वैल्यू ढूंढ लाऊं
2 पाई से छोटी, जिसके लिए भी ये पीरियोडिक फंक्शन का नेचर दिखा रहा हो। तो मैंने कहा कि सर अगर आपने f ऑफ x निकाला, f ऑफ x मतलब क्या, f ऑफ x मतलब उसी का कंपोजिट, जैसे कि h ऑफ x में h ऑफ x, यानी cos x में ही x की जगह cos x पास किया तो ये क्या बन गया, cos ऑफ cos x। अब आप बेशक ये जानते हो सर कि cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है 2 पाई, तो आप चाहें तो कह सकते हैं कि cos ऑफ cos x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद द पीरियड 2 पाई। बट हो सकता है कि ये फंक्शन और कोई बिहेवियर शो करे या किसी और छोटी वैल्यू पर भी ये पीरियोडिक बने। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूं, गौर से देखिएगा, अगर मैं x प्लस पाई पर खेलना चाहूं ना तो भी मुझे cos ऑफ x, मतलब अगर आप x प्लस पाई पास करें तो cos ऑफ cos x प्लस पाई भी वापस आपको cos ऑफ cos x ही देगा। यहां पर x भी है, राइट, वो आपको cos ऑफ cos x ही देगा, यानी वापस f ऑफ x क्रिएट करके दे देगा। आई होप आप देख पा रहे हो कि पाई प्लस x कितना होता है, पाई प्लस x यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते होंगे पाई के कारण cos तो cos रहेगा, लेकिन tan और cot वहां पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cos नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं इसे माइनस cos x लिखूंगा, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है। तो मैं cos ऑफ माइनस cos x को लिख सकता हूं cos ऑफ cos x, और इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि सर cos ऑफ x प्लस पाई भी cos ऑफ x प्लस पाई भी cos ऑफ cos x ही आ रहा है। मतलब इस फंक्शन का पीरियड कितना है, पाई। ये आपको अब बातें समझ आ रही है। मैं एक साधारण सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इस फंक्शन का जो पीरियड है वही, अगर इसको मैं कंपोजिट में क्रिएट करूँ तो वही रहे, हो सकता है उससे छोटी वैल्यू भी मिल जाए, और ऐसा हमें हिट एंड ट्रायल से ही पता चलेगा। मतलब थोड़ा ढूंढने, थोड़ा खोजबीन, थोड़ा छानबीन करने पर ही पता चलेगा। इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा इंट्यूशन बेस्ड डालने होंगे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे है। क्या ये कंफ्यूज तो नहीं कर रही है, बातें समझ आ रही हैं? मैं इसके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप एक बेहतरीन लेवल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएं और चीज़ें समझ पाएं। देखो, मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप समझो, अगर मैं पूछूँ आपसे क्या साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, क्या ये भी पीरियोडिक फंक्शन है? पहली बात तो अब वो बात आई होप भूल चुके हो जब हम किया करते थे डिस्कस कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो जाता है जब एक्स आपका कुछ स्पेसिफिक डोमेन में रहता था। मैं कह रहा हूं अभी उस बारे में हम बात नहीं कर रहे। मैं आपसे कह रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं तो एक कैसा ग्राफ बनेगा, जरा इस बारे में बात करना मैं आपसे चाह रहा हूं। एक अच्छा पॉइंट आप समझोगे और इससे ना एक नया पर्सपेक्टिव आप बिल्ड करोगे। मैं सारे आपको आइडिया दे दूंगा, पर अगर आपने साइन का बना लिया तो आपको बाकी सारी चीजों का आइडिया बेशक अनडाउटेडली लग जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा ग्राफ आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन क्यों है। आपके पास एक फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। नाउ दिस स्टेटमेंट इज टेलिंग अस दैट इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट हैज अ पीरियड 2 पाई। तो वो क्यों होगा, जरा उस पर बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिएगा और गौर से सुनते जाइएगा चीजों को कि ऐसी क्यों हो रही है ना। पहले तो आप मुझे बताइए आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये चीज़ें कैसे बिहेव करेंगी, ज़रा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप मुझे ये जानने में हेल्प करिए कि एक्स एक्चुअली क्या वैल्यूज़ ले रहा होगा और ये फाइनली वैल्यूज़ क्या रिटर्न कर रहा होगा। मतलब वाई एक्सिस पर क्या आएगा और एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, ज़रा बस मैं इतना समझ लेना चाह रहा हूँ। देखो भाई, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए y लिख दूँ तो ये बात आपको परेशान तो नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर हम वाई एक्सिस ले रहे होंगे और यहाँ पर हम एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज़ ले रहे होंगे। गौर से सुनकर सोच कर बताना। देखो, साइन एक्स तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स मैं एंगल्स पास कर रहा हूँ, साइन एक्स तो यहाँ पर मैं ऑफकोर्स क्या पास कर रहा हूँ, कोई ना कोई एंगल, है ना। अब जब आप कोई एंगल पास करते हैं, एक एंगल पास करते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 0 से π/2 तक के बीच की वैल्यूज, जैसे मैं क्या लेता हूँ, लेट्स से मैं लेता हूँ 0 से π/2 तक की वैल्यूज। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? प्लीज गौर से सुनिएगा, मुझे बस एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, क्वेश्चन हम यही खत्म कर देंगे, यानी इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्लियर हो जाएगी। साइन इनवर्स जब किसी वैल्यू का लिया जाता है तो वो कहां से कहां तक की वैल्यूज रिटर्न करता है। साइन इनवर्स ऑफ अ वैल्यू आप लेते हैं और ऑफ कोर्स ये आपको एक एंगल रिटर्न करता है। और अगर मैं साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज की बात करूं तो वो -π/2 से π/2 तक होती है। आई होप आप ये बात जानते हो। यानी इस फंक्शन से जो वाई एक्सिस पर मुझे मिलेगा वो भी टेक्निकली एक एंगल ही मिल रहा होगा, इफ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। और वो वैल्यूज कहां से कहां तक मिलेंगी सर? वो वैल्यूज आपको -π/2 से +π/2 तक की मिल रही होंगी। Are you all with me so far? Any confusions? अब सर एक बहुत अच्छी, बहुत जेन्युइन, बहुत ही शानदार सी एक बात हमें पता है। सर देखो,
अभी मैं 0 से π/2 तक की आपसे बस बातें करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं आपसे 0 से π/2 तक की बातें करने में इंटरेस्टेड हूँ। गौर से सुनिएगा। आप मुझे एक बात बताएं, 0 से π/2 में क्या हो रहा होगा? सर 0 से π/2 में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक वैल्यू लेता हूँ π/4, मैं यहाँ रखूंगा π/4, तो ये होगा sin π/4। sin π/4 यानी 1/√2। अब जैसे ही आप 1/√2 के लिए वैल्यू पूछोगे तो sin इनवर्स 1/√2 कितना होता है? तो सर 1/√2 sin के कौन से एंगल की वैल्यू होती है? बाय द वे वो एंगल आप -π/2 से π/2 के बीच में ही चुनिएगा, तो मैं कहूंगा वो 45 डिग्री पर होती है। तो π/4 की वैल्यू π/4 ही आ रही है। आप समझ पा रहे हो? मतलब ये एक आइडेंटिकल फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है 0 से π/2 के बीच में। और अगर ये एक आइडेंटिकल फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, सो दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा एक कर्व आपको बनाकर देगा। गौर से सुनना, बहुत सिंपल सा ग्राफ है, कोई नहीं बहुत विशेष मुश्किल बात नहीं है। अच्छा सर, सिमिलरली जैसे कि मैं आपसे पूछूं -1/√2, तो मैं आपसे पूछता हूं कि मतलब ये साइन -45 डिग्री कितना होता है? तो अगर मैं साइन -45 डिग्री पूछता हूं तो आप कहते हो ऑड फंक्शन, तो -1/√2 हो जाता है। सर साइन इनवर्स -1/√2 कब आता है? मतलब -1/√2 साइन का कौन सा एंगल देता है -π/2 से π/2 के बीच में? तो आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है -45 डिग्री। तो शैलाई से 0 से -π/2 मतलब इस तरफ भी ये एक आइडेंटिकल फंक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा है। सो इट्स बेटर कि आप ना सर इसे थोड़ा पूरा एक यहाँ से यहाँ तक एक आइडेंटिकल फंक्शन की तरह बना दो। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? अब गौर से सुनना, नाउ द ट्रिकी पार्ट बिगिंस। अब थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट शुरू होता है और यहाँ से आपको चीजें ध्यान से देखनी है। अब जब आप π/2 से π तक जाते हो, अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए प्लॉट कर देता हूँ। जब आप π/2 से π तक जाते हो, फिर π से कहाँ तक जाते हो? 3π/2 तक, फिर आप कहाँ तक जाते हो? 2π तक, फिर आप कहाँ तक जाते हो? 5π/2 तक, फिर आप जाते हो 3π तक। ऐसे चीज़ें चलती चली जाएंगी, राइट? गौर से सुनिएगा। और सिमिलरली इस तरफ भी मुझे -π है ना, -3π/2 ऐसी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। गौर से सुनिएगा, बहुत काम का क्रूशियल पार्ट है। अब आप खुद सोचना, अब मान लो मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू चुनी, अब मैंने π/2 और π के बीच में कोई वैल्यू चुनी और उस वैल्यू पर अगर एंगल ढूंढना चाहा तो शैलाई से वो वापस मुझे 0 से π/2 के ही बीच मिलेगा, क्योंकि π/2 से π के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, तो वो एंगल आपको 0 से π/2 के बीच देगा, क्योंकि आप साइन इनवर्स ले रहे हो। वो अपनी रेंज कहता है मैं 0 से π/2 के बीच ही रहता हूँ। तो जब आप इसका ग्राफ बना रहे होंगे ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा इस तरीके से जा रहा होगा। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और इसी तरीके से ये बाय द वे पाई से पास हो रहा होगा, इसी तरीके से फिर 3π/2 से 2π से पास होता हुआ ये 5π/2 तक जाएगा, फिर इसी तरीके से चलता चला जाएगा। और सेम कहानी यहाँ पर भी आपकी रिपीट होती चली जाएगी। ये पाई से ऐसे 3π/2 तक, -3π/2 तक, और इस तरीके से जा रहा होगा। आप समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि आप देखो ना, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही तो बिहेव कर रहा है कि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स को नलिफाई करता जा रहा है, बस वैल्यूज आपकी शिफ्ट होती जा रही है ना। ये ऑफ कोर्स आपका पाई से पास हो रहा है, यहाँ पर 3π/2 पर ये कम हो रहा है 2π। और अगर आप चीज़ों को देखोगे तो सर देखो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। वाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि आप देखो जो 0 से 2π तक का हिस्सा है, जो 0 से 2π तक का हिस्सा है, बस यही हिस्सा बार बार रिपीट होगा। एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड हो रही है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है। ये साइन एक्स का ही ग्राफ है, अगर आप गौर से देखें तो बस वही साइन एक्स का ग्राफ है, पर बस उस कर्व को अब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लिया गया है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन के इंपैक्ट को नलिफाई कर रहा है एंड वी आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग एन एंगल हमें मिलता चला जा रहा है। आई होप आपको बात समझ आए। इसी तरीके से आप कॉस एक्स, ना सिर्फ कॉस बल्कि सेक और कॉस, ये सारे फंक्शंस के लिए इस तरीके से ग्राफ्स बना सकते हैं और आप पाएंगे, आप देखेंगे कि वो कैसे बन रहे हैं। वो 2π पीरियड लेकर चल रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप tan इनवर्स tan x और cot इनवर्स cot x का भी ग्राफ बनाएं तो निश्चिंत होकर आप ढूंढिए, वो स्ट्रेट लाइंस बनती चली जाएंगी और पाई डोमेन में अपने आप को रिपीट करेंगी। मतलब पाई पार्ट के बाद फिर वो रेकर होगा, फिर वो रिपीट होगा, फिर वो अपने आप को दोहराएगा। कोई परेशानी? आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। एक एक बात, एक एक चीज। अच्छा, अगर चीजें बिल्ड हो रही हैं, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समझो आप साइन एक्स क्या था? एक पीरियोडिक फंक्शन। तो अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स निकालता हूं, देखो इस बात को मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। अगर आपने मान लिया एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि क्या है? साइन एक्स। गौर से सुनिएगा, हम जानते हैं सर साइन इनवर्स एक्स के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, पर साइन एक्स आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड 2π, है ना। तो सर g ऑफ एक्स भी एक फंक्शन मान लिया जाए अगर, जो कि क्या हो भाई? साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो ये अपना एक नॉर्मल फंक्शन है, पर मैं कहता हूं सर g ऑफ एफ एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स पास करो, तो आप निकालो g ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या कहोगे? मैं कहूंगा ये होगा साइन इनवर्स ऑफ
ये होगा साइन इनवर्स ऑफ x की जगह क्या पास करेंगे आप साइन x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो बेशक मैं कहूंगा g ऑफ f ऑफ x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा क्योंकि f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है। और तीसरी बात ये जनाब कि आपके जिस g f ऑफ x का जो पीरियड था वही आपके g ऑफ f ऑफ x का भी पीरियड होगा 2 पाई। अगर आप उससे कोई छोटी वैल्यू ढूंढ लें तो मुझे बहुत खुशी होगी, वो भी इसका पीरियड हो सकता है, पर 2 पाई को लेकर तो मैं श्योर हूं कि 2 पाई तो अनडाउटेडली इसका पीरियड होना तय है। कोई परेशानी? आई होप आपको चीजें समझ आ रही कि एक बेसिक सा कंसेप्ट, f ऑफ x अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है तो g ऑफ f ऑफ x इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट दैट। और इसका भी पीरियड आप f ऑफ x का ही पीरियड कहेंगे अनलेस आपको कोई एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जो कि इसके पीरियड से छोटी हो और उस पर भी ये अपनी पीरियोडिसिटी लूज ना कर रहा हो। डू यू ऑल गेट दैट? चलो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू सम आई बिलीव क्वेश्चंस, एंड दीज क्वेश्चंस विल गिव यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि चीज़ें कैसे होती हैं और चीज़ों को कैसे सोचा जाता है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्या लिख रहा है वो लिख रहा है f ऑफ x है टू द पावर x अपॉन टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये जो साइन है आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? ये साइन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं क्या कहूँगा सर, मैं एक सिंपल सी बात आपसे कहूँगा, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई? हमारे पास जो क्वेश्चन है वो था आपका टू द पावर x अपॉन टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना? तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूँ टू द पावर x अपॉन टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो वो मुझे घुमा के देना चाह रहा है। आप देखो ना, अगर बेस सेम है तो क्या मैं पावर्स सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? तो f ऑफ x कैन बी रिटर्न एज टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एंड द मोमेंट वी सी दिस, क्या x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, व्हाट स्ट्राइक्स योर ब्रेन? आई होप आपको ये बात रियलाइज हो रही है कि सर बहुत साफ, बहुत जाहिर और बहुत स्पष्ट सी बात है कि इस केस में मैं से लिख सकता हूँ क्या, टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इफ यू ऑल हैव नॉट फॉरगॉटन दैट। आई होप आपको याद है। अब बताओ टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को आप कैसे सोचते हो? मैं एक अलग तरीके से आपको चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक फंक्शन है h ऑफ x जो कि है टू द पावर x, एक फंक्शन है g ऑफ x जो कि है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। क्या आप सुन रहे हैं? अब मैं बहुत भली भांति, बहुत साफ स्पष्ट तौर पर जानता हूं कि सर g ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है, ग्रेट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जिसका पीरियड कितना है पाई। तो आप मुझे सिखाएंगे क्या सर कि h ऑफ g ऑफ x को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक ओपिनियन साफ है। कैसा साफ है? 2 की पावर g ऑफ x आपको लेना है और g ऑफ x क्या है? g ऑफ x है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, ये अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का फंक्शन पीरियड है 1 तो टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x भी आपका एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड 1, अनलेस मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू मिले जो कि 1 से छोटी हो और उस पर भी ये अपना सेम बिहेवियर दिखा रहा हो, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है। तो शैलाय से मैं कंक्लूड करूंगा कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पीरियड कितना होगा भाई? इसका पीरियड आपका 1 निकल कर आ रहा होगा। आर यू ऑल विद मी सो फार? एनी कंफ्यूजन्स? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, e टू द पावर साइन x, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? फिर वही बात, आप चीजें ध्यान से सोचो, आपको खुद क्लिक करेगा कि e टू द पावर साइन x में क्या हो रहा है। देखो मैं फिर से आपको इसको थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ f ऑफ x, जिसे मैं लिख लेता हूँ f ऑफ x, उसने e टू द पावर साइन x को ही कहा है, तो हम कोई और फंक्शन ले लेते हैं। जैसे कि फिर वही बात, ये तो उसने खुद कहा है ना। जैसे मान लेता हूँ g ऑफ x एक फंक्शन है जो कि मान लिया जाए साइन x है, गौर से सुनिएगा, और h ऑफ x एक फंक्शन है जो कि मान लिया जाए e टू द पावर x है। सर सारी बातें छोड़ो, क्या आप ये जानते हो कि साइन x एक पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड 2 पाई? यस, वी ऑल नो दैट वेरी क्लियरली। कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग h ऑफ g ऑफ x? गौर से सुनिएगा, h ऑफ g ऑफ x क्या होगा? सर h ऑफ x होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x में x की जगह g ऑफ x आप पास कर रहे हो, तो g ऑफ x क्या होता है? साइन x, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? e टू द पावर साइन x। और स्वाभाविक सी बात है ये क्या कि g ऑफ x भी अगर एक पीरियोडिक फंक्शन था तो h ऑफ g ऑफ x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड 2 पाई। कोई और वैल्यू अगर आप ऐसी ढूंढ पा रहे हैं जिसके लिए सेम होने के इसके चांसेस बने, जैसे कि पाई या पाई बाय 2, तो मैं कहूंगा कि हाँ सर वो इसका पीरियड हो सकता है। बट मुझे सिंपल से ऑब्जर्वेशन से लग रहा है कि यहाँ सीधा सीधा साइन x ही दिख रहा है, कोई खास वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है। तो मैं कहूंगा कि सर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये आपका पीरियड 2 पाई ही कैरी करेगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप सेकेंड क्वेश्चन जहां पर हम पीरियड कह रहे हैं इसका 2 पाई बहुत साफ स्पष्ट तौर पर समझ आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पर हम बात करेंगे अपने साइन इनवर्स ऑफ साइन 3x की। अगर मुझसे कोई कहता
हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है इस बार, वो कह रहा है साइन इनवर्स, है ना, ऑफ साइन 3x की। अब मैं फिर से आपसे वही बात से शुरू करना चाहता हूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा, आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो। अगर मैं मान लेता हूँ एक फंक्शन g ऑफ x जो कि है लेट्स से कितना, साइन इनवर्स ऑफ x, है ना, एक फंक्शन हम मान लेते हैं h ऑफ x जो कि है लेट्स से कितना, साइन ऑफ 3x। मुझे आप बताएं क्या h ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है? सर मेरा मानना है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब देखो ना, साइन x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, लेकिन सर यहाँ पर x के पास एक कोफिशिएंट है 3, तो 3 के मॉड यानी 3 से आप इसके पीरियड को डिवाइड कर दीजिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से मैं जान पा रहा हूँ h ऑफ x यानी साइन 3x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड 2 पाई बाई 3। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मैं आपसे पूछूं g ऑफ h ऑफ x क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? सो g ऑफ h ऑफ x, gx कितना है, साइन इनवर्स x, लेकिन x की जगह क्या पास कर रहे हैं हम, h ऑफ x मतलब कितना, साइन 3x। तो सर बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, अगर h ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई बाई 3, तो g ऑफ h ऑफ x भी आपका एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद द पीरियड 2 पाई बाई 3। इससे छोटी अगर आप वैल्यू ढूंढ पाए, जो कि मुझे नहीं लगता मुश्किल है मिलना, क्योंकि 3x में स्वाभाविक है बस, इसके अलावा कोई स्कोप बनना नहीं, और साइन इनवर्स इसकी कोई और हेल्प कर नहीं रहा होगा इसे सिंप्लीफाई करने में, इसका पीरियड और रिड्यूस करने में। तो शैलाई से यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप क्या आंसर मार्क करेंगे, मतलब लिखेंगे 2 पाई बाई 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर वो क्या लिख रहा है, एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका है अंडर रूट साइन एक्स। अब सर इस बार क्या, मेरा कहना है ज़रा चीज़ों को ध्यान से देखो और समझो, क्या ये जो फंक्शन आपको दे रहा है, आई होप इसमें तो सर चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं। वो क्या लिख रहा है, अंडर रूट ओवर साइन एक्स, है ना। कैसे निकालेंगे, मैं फिर वही आपको दो एग्जांपल देता हूँ। मैं मान लेता हूँ एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है अंडर रूट एक्स, और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है लेट्स से कितना, साइन एक्स। सर कुछ मत सोचो, आप ये बताओ साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है क्या? हाँ है, जिसका पीरियड कितना है 2 पाई। तो आप मुझे बताओ एच ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा। तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या, एच में जी ऑफ एक्स पास करना, यानी अंडर रूट में एक्स की जगह साइन एक्स पास करना, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ओवर साइन एक्स। क्या आप सब सहमत हैं इस बात से? यानी सर साफ बात है आपकी, अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, आई होप ये वैल्यूज अब आपको याद है, तो मैं क्या कहूँगा, जी ऑफ एक्स का अगर पीरियड 2 पाई था, एच ऑफ जी ऑफ एक्स का पीरियड भी कितना होगा 2 पाई। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और छोटी वैल्यू जैसे पाई या पाई बाई 2 अगर मैं ट्राई करूँ, कुछ ऐसी ही वैल्यूज होंगी, राइट। उस पर भी ये कोई ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाना शुरू कर देगा कि पीरियोडिक रहे। मेरा कहना है इसका पीरियड कितना तय है, इसका पीरियड 2 पाई रहना तय है। तो आई होप ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सभी को क्लियर है, बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी परेशानी के। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। कैसे सोचेंगे, देखो सीधा सा फंडा दिख रहा है, 10 ऑफ pi by 2 times greatest integer of x. Now they are trying to tell you the period of the function, आप निकाल के बताओ। तो मेरा कहना है कि सर ये वापस आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है, नहीं संदेह ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो कैसे सोचेंगे जरा इस पर बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स क्या लिख कर दिया, पहले उस पर बात करो। सर एफ ऑफ एक्स दे रहा है वो 10 ऑफ पाई बाई 2 टाइम्स, है ना, 10 ऑफ पाई बाई 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। माइंड यू एवरीवन, दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये आपका क्या फंक्शन है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या करेंगे, देखो मेरा कहना है, ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को समझो। क्या मैं अभी अगर इससे कहना चाह रहा हूं पीरियड, और इसका पीरियड अगर मैं मान लेता हूं टी, तो ये इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करेगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो होगा वो आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा सर। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी को एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखता हूं, तो ध्यान से देखो एक्स प्लस टी क्या आ रहा होगा सर, ये आ रहा होगा 10 ऑफ कितना, पाई बाई 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह आई विल रिप्लेस इट बाय x प्लस टी, है ना। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर व्हाट एम आई हैविंग, यहाँ पर हमें मिल रहा है 10 ऑफ कितना, पाई बाई 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या आप ये बात समझ पाए? पर सर इससे फायदा क्या हुआ, इससे आपने क्या इवैल्यूएट किया, इससे आप किस कंक्लूजन, किस रिजल्ट पर आए? मेरा कहना है अगर मैं मान लो कुछ चीज़ों के सिंप्लीफिकेशन के लिए, अब जैसे आप x की जगह कुछ भी ट्राई करो, जैसे कि मैं x की जगह कोई वैल्यू ट्राई करूँ और चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पीरियोडिक है तो मैं x की हर वैल्यू पर वो पीरियड पाऊंगा, बिल्कुल पाऊंगा। तो जैसे मेरे लिए सबसे सहूलियत भरा काम है कि x की जगह से 0 पास करो। तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 10 ऑफ पाई बाई 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड पर क्या दे रहा है, ये आपको पास करवा रहा है 10 ऑफ पाई बाई 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी। बाय द वे ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट डू वी गेट, ध्यान से सुनना, 10 ऑफ पाई बाई 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यानी ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 10 0। अब आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी लिख दो सर। 10 0 आपका हो जाता है 0, है ना। अगर 10 0 आपका हो जाता है 0, तो आप एक बात बताओ,
10 के कौन से एंगल की वैल्यू 0 होती है? तो आपको ग्राफ अगर याद आ रहा है, आई होप आपको ग्राफ याद है 10 का। अगर मैं ग्राफ आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो एक मोटा मोटा मैं आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ कि 10 के ग्राफ में पाई के मल्टीपल्स पे देखो आप ध्यान से, 0 पर, फिर कहाँ पर, पाई पर, फिर कहाँ पर, 2 पाई पर। मतलब टेक्निकली पाई के मल्टीपल पर ये ग्राफ जो होता है 0 हो रहा होता है। यानी अगर कोई कहे कि टेन थीटा जो है 0 है ना, टेन थीटा 0 डिग्री नहीं, 0 वैल्यू दे रहा है, तो थीटा आपका एन पाई कैटेगरी का होगा, जहां पर एन क्या है भाई, एन आपका एक इंटीजर हो सकता है। आप सुन रहे हैं क्या? अब गौर से सुनना। यहाँ पर अगर मेरे पास 10 ऑफ समथिंग, 10 ऑफ एन एंगल 0 आ रहा है, तो ये एंगल क्या होगा? ये एन पाई कैटेगरी का होगा। तो एंगल क्या है सर? एंगल है पाई बाई 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी। एंगल क्या है भाई? पाई बाई 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी। और ये क्या है सर? ये आपका एन पाई के इक्वल होगा। ये किस कैटेगरी का होगा? एन पाई कैटेगरी का होगा, जहां पर ऑफ कोर्स एन क्या है सर? एन आपका एक इंटीजर होगा। आर यू ऑल एग्रीइंग विद दैट? नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, सर पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 उधर जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2n। अब मेरी एक छोटी सी बात का आप जवाब दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा प्लीज इस बात को। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो कहने को मैं n को -1, -2, -3, 0 कुछ भी ले सकता हूं। लेकिन अगर इस फंक्शन का पीरियड कुछ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, राइट, अगर इस फंक्शन का पीरियड कुछ है तो वो एक वैल्यू है। वो क्या है भाई? वो एक लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है। आई होप आप समझ पा रहे हो हम क्या लेते हैं उसे, एक लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो शैलाई से मुझे सहूलियत के लिए जो सबसे अच्छी वैल्यू लेना लग रहा है, जो सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू लेना लग रहा है, वो क्या लूंगा कि सर लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू। आई होप आपको याद है जो आपका पीरियड होता है, आपने हमेशा हर पीरियोडिक फंक्शन के पीरियड की डेफिनेशन सुनी है, लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू, है ना। अब पॉजिटिव सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही होती है? सर मेरे पास सारे इंटीजर्स हैं, तो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? देखो ये एक इंटीजर है, तो अगर इसको मैं करना चाहूं तो -1, -2, 0 कुछ भी रख सकता हूं, पर पॉसिबल सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? तो मैं कहूंगा चूंकि एक इंटीजर है तो सबसे छोटा इंटीजर कौन होता है? पॉजिटिव में अगर मैं बात करूं तो 1, 0 नहीं ले सकते। तो मुझे क्या रखना है? मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी को किसके इक्वल रखना है? 1 के इक्वल। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। पर सच कहूं ना, अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली आपसे कहूं तो टी को आपको किसके इक्वल रखना है? टी को आपको 1 के इक्वल रखना है, क्योंकि टी को मैं चाहूं तो 1.1, 1.2, 1.3 कुछ भी रख सकता हूं। आप सुन रहे हो क्या? लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी 1 है इस तरीके से कि टी आपकी सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है। तो टी को 1.1, 1.2 रखना व्यर्थ है, 1.9 रखना व्यर्थ है। इट्स बेटर कि मैं टी को छोटी से छोटी वैल्यू असाइन करूं, जो कि क्या होगी? 1। मेरे पास लिबर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी 1 है, तो मैं टी को कुछ भी रख सकता हूं 1 से 2 के बीच में। पर मुझे क्या रखना है? टी को छोटे से छोटी वैल्यू। तो मैं टी को क्या अलॉट करूंगा? 1। और अगर टी को अलॉट किया है 1, अगर टी को अलॉट की है वैल्यू 1, तो गौर से देखो भाई, अगर टी को वैल्यू अलॉट की है हमने 1, तो यहां से मुझे एक और कंक्लूजन मिल सकता है, इन केस किसी ने पूछा होता तो, कि 1 कब मिलता है? जब n की वैल्यू क्या होती है? 1/2। आप सुन रहे हो क्या? खैर एनीवे, हम इसका पीरियड निकाल चुके हैं क्या? टी की वैल्यू 1। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या करेंगे भाई? मार्क, जो कि कितनी होगी? आपकी वैल्यू 1। कोई परेशानी? अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आई होप आप चीज़ें सोच पा रहे हो कि यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन में चीज़ें कर रहे हैं तो आपका ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, मैं एक सेकेंड ना, मैं इस पार्ट को करेक्ट करता हूँ। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी है वो आपका 2n कैटेगरी का है ना। मैं इस टी वाले पार्ट में थोड़ा सा एक पार्ट मिस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज उस बात को। n की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती ना, जस्ट आई हैव रियलाइज्ड। आप t की वैल्यू 1 रखने के चक्कर में यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जो जस्ट मुझे यहाँ दिखा, इसको देखकर कि एक बात बस करेक्ट करने दो, ये थोड़ा सा मैंने गलत बताया, इसे ठीक से सुनना। n आपका क्या था? एक इंटीजर। अब आप सुनना, मैंने n की वैल्यू 1/2 ली है, क्या n 1/2 एक इंटीजर हो सकता है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही गलत आप पढ़ा रहे हो, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे n को क्या लेना है? एक इंटीजर। अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं n की वैल्यू 0 लेता हूं, अगर मैं n की वैल्यू 0 लेता हूं तो ये 0 हो जाएगा और आपका पीरियड 0 हो जाएगा। तो इस केस में तो सर ये कुछ तो भी बात ले ली। आपको क्या लेनी है? आपको एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, आपको एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जिस तक मैं आ पा रहा हूं वो क्या आ रही है सर? कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी 1 हो जाए। पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी जब 1 होगा तो उस केस में समस्या ये है कि n को 1/2 होना पड़ रहा है और वो हम होना अफोर्ड नहीं करवा सकते, तो मुझे थोड़े और एडजस्टमेंट करने होंगे। तो मैं इसके पास गया और मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं आपको छोटे से छोटा भी रखना चाह रहा हूं। तो मेरे पास जो बेस्ट पॉसिबल केस निकल के आ रहा है, जहां पे मैं n को और आपको दोनों को खुश रख पाऊं, वो ये होगा कि मैं n की वैल्यू कितनी ले लूं? 1। अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं तो देखो क्या फायदा होगा वो समझाने की कोशिश करता हूं। 1 लेने पे n एक इंटीजर रहा। 1 ही क्यों लिया? क्योंकि 1 लेने पर 1 × 2 2 बना और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t कितना बना? 2। और t कितना बना? 2।
मैं t को 2 से छोटा नहीं कर सकता। आप कंडीशन समझना, प्रॉब्लम समझना। हमने t को 1 बना लिया था, लेकिन उस चक्कर में n आपका 1/2 हो गया था, और n का 1/2 होना हमें अलाउड नहीं था। आप समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि n एक इंटीजर था। तो सर इंटीजर था तो आप n-1 ले लेते। मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं -1 ले लेता, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उस केस में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t हो जाता -2, इससे भी कोई परेशानी नहीं है। पर उस केस में t आपका एक नेगेटिव वैल्यू ले रहा होता, और t चूंकि एक पीरियड है तो इट शुड बी अ लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू। तो इन सारी कंडीशंस को, मतलब इस कंडीशन को, इस कंडीशन को और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली एकमात्र वैल्यू है 2। क्या अब आपको सारी कंडीशन समझ आ रहे हैं? तो इन सर्कमस्टांसेस के मद्देनजर रखते हुए मैं इस क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं 2 मार्क करूंगा। क्या अब आपको चीजें क्लियरली समझ आई हैं? आई होप हर एक बात अच्छे से अंडरस्टूड है। शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगर यहां से आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, गौर से सुनिएगा। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा निकल कर आएगा, आगे बढ़ते चले जाएं हम, तो देखिएगा ध्यान से। ये सारे क्वेश्चंस आई होप क्लियर हुए हैं। हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हुए, और मेरा मानना है कि अब आपने कंपोजिट फंक्शंस के पीरियड की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है। इसी के साथ और चीज़ें क्लियर करते चलेंगे और ये सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे। आई होप आप जानते हो, आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। With that, let's call it a day here. ख्याल रखिए अपना. Thank you so much for watching this video.